हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिनाकल ट्यूटोरियल्स। और मैं आपका मेंटोर देवेंद्र कुमार। आज फिर से जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि कल जैसा मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, मैंने अभी बताया था कि अभी स्थिर वैद्युत क्लास 12th के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। उसकी कुछ बातें डिस्कस मैं कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है, मेरा प्रीवियस लेक्चर भी जो हुआ था उसमें स्थिर वैद्युत पे अभी बातें हो रही हैं, है ना, जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। और छोटी छोटी चीज़ें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जो बहुत कहते हैं ना छोटी छोटी मगर मोटी बातें होती हैं, तो उन सब तरह की बातों को मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रो यानी कि कुलाम्स के नियम के बारे में बताया था। और कुलाम के नियम के बारे में बता करके कुलाम के जितने भी लॉ थे, दो लॉज थे, दोनों लॉ को मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद दोनों लॉ को हमने, है ना, बारी बारी से मैंने चेक किया था। एक लॉ को मैंने चेक कर लिया था कि हाँ किस तरीके, जो दूसरा लॉ कहता है इनवर्स, है ना, जिसको कि हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहते हैं, है ना, उस पे किस तरीके से वो काम करता है, वो सारी चीज़ों को मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना, डिस्कस मैंने कर दिया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए ये करेंगे कि अगर हमारे पास जो है, ठीक है, जैसा कि पता है कि मेरा बचा हुआ था क्या, कि हमने ये कहा था कि अगर चार्ज को बदल दिया जाए, है ना, चार्ज अगर बढ़ रहा है, क्योंकि कूलॉम का पहला जो लॉ कहता है, कूलॉम का पहला लॉ तो यही कहता है कि आप जो चार्ज होता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि चार्ज का मैग्नीट्यूड आप बढ़ाओ, फिर उसका जब प्रोडक्ट करो तो जो आएगा वो पहले वाले से ज़्यादा होगा। है कि नहीं बात यहाँ पे? अगर आप डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हो तो डिस्टेंस में किसी भी तरह का बदलाव नहीं ला रहे। जैसे मान लो, सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, कि अगर यदि, है ना, यदि 1 मीटर की दूरी पर दो आवेश, है ना, दो आवेश 2 कूलम एवं 3 कूलम का रखा जाता है, ठीक है, एवं उसके बाद इसमें एवं नहीं जोड़ते हैं, लिखते हैं रखा जाता है, तो एफ तो एफ बल कार्य करता है ना, कार्य करता है। ठीक है, ये हमने कर दिया। चलिए, कहता है यदि दोनों आवेशों को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब प्रभाव पड़ने का मतलब है कितना गुना बढ़ जाएगा, है ना, या कितना, ये कहने से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, ये कहने से बातें क्लियर ये हो जाती हैं कि या तो प्रभाव पड़ने का मतलब या तो बल बढ़ेगा या बल घटेगा, दोनों में से कुछ एक ही काम हो सकता है, और तो कुछ हो नहीं सकता इसमें। है कि नहीं बात यहाँ पे? तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है ना। सबसे पहले मेरी बात यह हो रही है कि यहाँ पर कि F1 जब निकाल रहे हैं तो हम K को सेम रख रहे हैं, और 2 कूलम और 3 कूलम है, तो 2 कूलम और 3 कूलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और नीचे 1 ही मीटर का डिस्टेंस ही है भाई, तो 1 ही मीटर रहने देते हैं, तो मीटर स्क्वायर कर देते हैं ताकि हमें भी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो F जो 1 आएगा
वो कितना आ जाएगा 6, है ना, 6 न्यूटन का, यानी 6K तो रहेगा ही, 6K न्यूटन का आ जाएगा भाई। यहाँ पे तो 3 टू जा 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फोर्स है हमारा यहाँ पे, है कि नहीं बात यहाँ पे, ये चीज़ है। चलिए ये तो आ गया मेरा पहला। अब हम लोगों ने क्या कहा कि चार्ज को डबल कर दिया जाए, आवेश को 2 गुना कर दिया जाए। तो आवेश को 2 गुना, तो 2 जो है वो 4 में बदल जाएगा, और आपका जो है 3 जो है, चूंकि 2 गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है ना, तो ये 6 बन जाएगा, है कि नहीं। और 1 मीटर का तो डिस्टेंस खैर रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं बात। तो F2 जो होगा वो आपका कितना हो गया, 24 न्यूटन का, 24K न्यूटन का हो गया, है कि नहीं बात यहाँ पे। अब देखिए तो बढ़ा कि नहीं। अब आप यहाँ पे ये देखो कि F2 जो है ना, F2 जो होगा अपॉन में कितना लिखेंगे, F1 लिख देंगे, क्योंकि हमें तो यही चाहिए ही, है ना। तो 24K न्यूटन का, और नीचे हो जाएगा 6K न्यूटन का, है ना। ये से ये गया, ये से ये चल गया, और ये से ये भी चल गया 4 टाइम्स में। तो F2/F1 कितना आ गया, 4, यानी कि F2 कितना हो गया, यानी 4 गुना बढ़ गया। यानी कि अगर आप क्या करते हो कि आपका जो है, इससे क्या तात्पर्य, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अगर आप आवेशों में परिवर्तन कर रहे हो, आवेशों को बढ़ा रहे हो, जैसा कि हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था न्यूटन लॉ में, Q1 इंटू Q2, है ना। यानी कि आवेश के गुणांक, यानी कि आवेशों का जो गुणनफल होता है वो सीधा समानुपाती होता है F के, है कि नहीं बात यहाँ पे। तो यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि हमने आवेशों को जैसे ही 2 गुना किया, बल 4 गुना बढ़ गया, है कि नहीं बात यहाँ पे, बात समझ में आ गई। तो कूलम्ब्स के ये जो नियम है ये आपके इस तरीके से कार्य करते हैं, समझ में बात आ गई सबको। चलिए अच्छी बात है कि सबको समझ में आ गया क्या है ना। चलो अब यहां से हमारे पास जो है, हम आगे की बात करते हैं अब। चलिए भाई, तो है ना, चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम कूलम्ब के कुछ नियमों के बारे में, जो नियम को हमने पढ़ा, अब उसके एक सदिश रूप के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बल है और हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो बल होता है वो एक सदिश राशि होती है। बल जो होता है वो क्या होता है, एक सदिश राशि होती है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि कूलम्ब का जो नियम है वो भी तो बल पे आधारित ही है, वो भी तो एक बल ही है, आधारित नहीं है, बल्कि वो भी कूलम्ब का जो नियम है वो भी तो एक बल के बारे में बता रहा है ना, 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को बता रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्वाभाविक है कि वो भी एक सदिश राशि ही होगी, नहीं वो भी एक क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कूलम्ब के नियम का सदिश रूप देखेंगे हम लोग, है ना। कूलम्ब के नियम का क्या देखेंगे, सदिश रूप देखेंगे। चलिए अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कूलम्ब के नियम का सदिश रूप क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये सारी चीजें। चलिए ना, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप देखना है ना हम लोगों को, तो हम लोग चलिए अब देख लेते हैं यहां से। तो देखिए लिखते हैं यहाँ पे, कूलम्ब के नियम का सदिश रूप, है ना, ये कूलम्ब के नियम का सदिश रूप हम लोग देखते हैं अब, कि कूलम्ब का सदिश रूप क्या कहता है हम लोगों को, है ना, बात समझ में। चलिए तो अब यहां से हमारे पास जो है बातें होंगी अब, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कुछ डायग्राम्स वगैरह हमें बनाने पड़ेंगे, है ना, कुछ डायग्राम देखेंगे। डायग्राम क्या बनाएंगे, सिंपल सी बात है ना। चलिए एक बात करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो है कोई Q1 चार्ज है, ठीक, और यहाँ से कुछ दूरी R पर, ठीक है,
कुछ दूरी r पर कोई q2 चार्ज है, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी बता दे रहा है, r है, ठीक। ये चीज है, समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत नहीं है किन्हीं को। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो है r दूरी पर कुछ जो दोनों आवेश है Q1 और Q2 इकाई आवेश है आपका यहाँ पे, है ना, ये चीज है। अब देखिए यहाँ से, अब क्या है कि इस Q1 के कारण चूंकि दोनों समान चार्ज है, दोनों समान आवेश है, तो जब दोनों समान आवेश रहेगा तो दोनों पर एक दूसरे पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, है ना। कौन सा बल कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, है ना। समझ में बात आ रही है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं Q1 के कारण Q2 पे फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम इसको F21 मान लेते हैं, ये है हमारा, ठीक। और Q2 के कारण भी Q1 पे फोर्स लग रहा है तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, तो ये F12 लग रहा है। दोनों वेक्टर है तो दोनों पे वेक्टर का साइन लगा दिए हम। क्लियर है, बातें समझ में आ रही होंगी सबको। अच्छा, अब दोनों का जो, अब चूंकि अगर पोजीशन वेक्टर की बात करें, है ना, अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि इधर होगा R12, है ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और अगर Q2 के पोजीशन वेक्टर की बात करें तो इसका पोजीशन वेक्टर सीधा इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी R21, ये पोजीशन वेक्टर इसका लगा। ये इसका हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, तो हम इसको जो है पोजीशन वेक्टर, इसको जो है पोजीशन वेक्टर, अब इसको जो है हम लोग ये भी कर सकते हैं, आप लोग एक काम ये भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, देखो ये तो डायरेक्शन है ना, हम तो इतना डायरेक्शन बता रहे हैं ना, इतना, इसको ना आप कैप भी मान सकते हो, ये कैप भी मान सकते हो, ये इकाई सदिश, पोजीशन इकाई सदिश बता रहा है हमारा, है ना। ये जो है इसका जो है इस तरीके से, तो ये इकाई सदिश भी हो सकता है, इसको इकाई सदिश मान लेंगे। इकाई सदिश मानने से कोई फर्क, जैसे पोजीशन वेक्टर अब निकालना होगा, पोजीशन वेक्टर का भी एक तरीका है, हम लोग वो भी निकालने के लिए देख लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे ये इकाई सदिश मान लिए। इस इकाई सदिश का, इकाई सदिश जो होता है वो डायरेक्शन बताने की, हम चूंकि हम डायरेक्शन यहाँ पे ले रहे हैं ना, इसलिए हमने वेक्टर के जगह पे यूनिट वेक्टर लगाया, यानी कि सदिश के जगह पे इकाई सदिश हमने लगाया, क्योंकि हम देखिए ऊपर में क्या बता दिया हमने, डायरेक्शन को बता दिया, ऊपर में हमने क्या बता दिया, डायरेक्शन बता दिया, है ना। तो चूंकि डायरेक्शन को हमने बता दिया, तो याद कीजिए 11th क्लास, अब जो नहीं पढ़े हैं बच्चे, 11th नहीं पढ़े हैं, मस्ती में गुजारे हैं, है ना, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए जो होगा ये क्या होगा कि इकाई सदिश में जो होता है, इकाई सदिश जो होता है दिशा बताने का कार्य करता है ना। इकाई सदिश जो होता है वो क्या करने का कार्य करता है, दिशा बताने का कार्य करता है। तो ये दिशा बता रहा है, ये इधर ये इधर, समझ में बात आ गई, ये चीज है। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है? आई थिंक हमको लगता है किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है कि नहीं बात यहाँ पे। चलो अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अब हमें कुछ नहीं करना, क्या कूलॉम का लॉ लगा देना है, अब कूलॉम का नियम लगा देना है। तो भाई अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कि हम F12 लगा रहे हैं, F12 लगाएंगे, हमें तो यही चाहिए, F12 चाहिए, है कि नहीं बात। तो F12 जब हम लोग को लेना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए, तो F12 में K में कोई प्रॉब्लम नहीं, K जो है Q1 भी रहेगा, Q2 भी रहेगा और R3 भी रहेगा, ये भी, सॉरी क्यूब बोल रहे हैं, स्क्वायर, क्या सर आप भी, स्क्वायर भी रहेगा। लेकिन डायरेक्शन की बात अगर कर दी जाए, देखिए अब यहां से क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 1-2 की बात हो रही है, 2-1 की बात हो रही है, अब डायरेक्शन की भी बात हम लोग को करेंगे ना, क्योंकि सदिश फॉर्म है तो डायरेक्शन तो होना ही है ना, डायरेक्शन तो होना ही है। तो देखिए यहां से F12, देखिए अब F12 का मतलब क्या हमारे पास हो रहा है, हमने क्या देखा, F12 का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो
टू है, ये जो आवेश, दूसरा जो आवेश है, ये क्या कर रहा है, Q1 पे फोर्स लगा रहा है जो कि उस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो जब उस डायरेक्शन में जाएगा तो ये इकाई सदिश जो हमने लगाया है ये भी दिशा की बात कर रहा है। अब यहां से ये चीज है, ये भी दिशा की बात कर रहा है। बोलिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ये इधर है। अब कहने का मतलब हम तो लगा रहे हैं 1 2, 1 2 का मतलब कि 2 के कारण जो है 1 पे फोर्स लग रहा है, फिर 1 के कारण जो 2 पे फोर्स लग रहा है। तो हम जो है यहां पे जो दिशा देंगे ये किसका देंगे, R21 की दिशा देंगे। ये वेक्टर हो गया इसका, है ना। ये दिशा बताएगा हमें कि भाई, अब भाई दिशा तो स्वाभाविक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं, F12 निकाल रहे हैं, यानी कि फोर्स, यानी कि कहने का मतलब है कि F1 पे जो फोर्स, यानी कि ये जो 1 2 लग रहा है, यानी Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, Q1 पे फोर्स है ना, ध्यान दीजिएगा, Q1 पे जो फोर्स लग रहा है वो Q2 के कारण वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डायरेक्शन तो ये वाला बताएंगे ना हम लोग, यानी कि 2 1 का डायरेक्शन इधर देंगे ना हम लोग, है ना। ये चीज हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग यहां पे भी करेंगे। सॉरी, इसी प्रकार लिखना था हमें, है ना, इसी प्रकार। कोई बात नहीं, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं बात यहाँ। तो इसी प्रकार जो है हमारा F21 आ जाएगा। तो जब F21 आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो जो होना है सो तो होगा ही, साथ ही साथ हम यहाँ पे अब क्या डायरेक्शन इसका क्या बताएंगे बाबू, बताओ, F12 का डायरेक्शन, है ना। F21 निकाल रहे हैं ना, यानी कि Q1 के कारण जो Q2 पे फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन इधर है, F21, है ना। तो डायरेक्शन इधर है तो इधर कौन जा रहा है, FR12, यानी डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, इसलिए हमने ये, तो जो डायरेक्शन बताएगा उसी को हम लोग लिखेंगे। ये इसका सदिश रूप है, ये इसका क्या है, सदिश रूप है ना। और भी तरीके से सदिश रूप लिखा जाता है, इसमें कोई ये नहीं है, और भी तरीकों से ये सदिश रूप लिखा जा सकता है। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, हम यहां से ये कर सकते हैं क्या, ये जो F12 है ये F21, अच्छा याद कीजिए कि ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन कर रहा है, क्या नहीं, नहीं लग रहा है, न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन जैसा नहीं लग रहा है कि एक का डायरेक्शन दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। तो ये जो लग रहा है ये क्या कह रहा है, अर्थात, यानी कि अर्थात इसमें एक पॉइंट आ सकता है जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थात कूलाम बल न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। पालन करता है ना, यानी कि न्यूटन का तृतीय गति नियम कुछ इसी तरह का लगता है हमारे पास, है कि नहीं बात, यहाँ पे समझ में बातें आ गई। और भी बहुत सारे तरीकों से वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अब हम जैसे इकाई सदिश भी लिख दिया है, ये हमने लिख दिया, है ना। बात समझ में आ गई यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं बात यहाँ पे। इसका जो है इकाई सदिश में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि मान लो कि R21 इकाई सदिश लिखना है होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे बताओ। तो आपका जो R21 का जो डायरेक्शन होगा और ये R के मैग्नीट्यूड, ये बना सकते हो आप, ठीक है,
ये बना सकते हो, इसको इसके जगह पे रिप्लेस कर सकते हो R21 के जगह पे, और इसको जो है आप ये रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि R12 का जो है और नीचे R, ये है ना, ये आप बना सकते हो, इसको लिख सकते हो इसको। समझ में बात आ गई सबको? क्लियर है? चलिए, तो ये आपका जो है ये कूलाम बल का सदिश रूप था आपका। ठीक, चलें अब आगे। चलिए सर आगे। अब देखिए यहां से कूलाम के नियम, यानी कि जो कूलाम का जो बल होता है ना, कूलाम का जो बल होता है वो कुछ नियमों के अंदर बनता है, यानी कुछ खास पर्टिकुलर जगह पर ही अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई होने में थोड़ी सी शंका हो जाती है, थोड़ी सी शंका रह जाती है ना। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो है ना, यानी कि लिमिटेशन, यानी कि इसका कुछ, इसके कुछ जो है वो क्या है, कूलाम का जो नियम है, कूलाम का नियम कुछ जगहों पर फेल हो जाता है ना। यानी कहने का मतलब है कि लिमिटेड है ना, लिमिट ऑफ कूलाम्स फोर्स, यानी कि आप कूलाम के नियम का एक दायरा देख सकते हो, है ना। क्या देख सकते हो भाई, ये चीजों को हम लोग देखते हैं। कूलाम के नियम के बंधन, है ना, कूलाम के नियम का बंधन भाई कहाँ तक है भाई, लिमिट है तो, है ना, नियम का, कूलाम के नियम का, कूलाम के नियम की सीमा, सीमा लिख दो भाई, लिमिट है तो सीमा लिख दो, बाउंड्री लिख दो भाई, हिंदी उतना हिंदी लिखना है, समझना है, लिमिट समझना है, क्या समझना है, लिमिट समझना है। समझ में बात आ गई? ओ अच्छा, अच्छा ये ऐसे नहीं जाता है, इसको ऐसे हेडिंग में डाल दिए, दिख रहा है सबको, क्या बात है, ऊपर लिखा गया। तो देखिए क्या है भाई, तो कूलाम का जो नियम होता है, पहला जो नियम है इसका, ठीक है, मतलब नियम कर रहे हैं, जो पहली सीमा है इसकी, सीमा इसकी ये है कि कूलाम के नियम, अरे ये गायब काहे हो गया, अच्छा आ भी गया, वाह क्या बात है। कूलाम के नियम, है ना, केवल इकाई आवेश पर, इकाई आवेश पर ही लागू होते हैं, इकाई आवेश पर ही लागू होंगे, ठीक है। यानी कि कूलाम का जो नियम होगा ना वो केवल इकाई आवेश पर ही लागू हो सकता है, ठीक। दूसरा, इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हमने कूलाम का नियम जब हमने लिखवाया था तो आपने देखा होगा कि इकाई आवेशों के बीच, है ना, हमने इकाई आवेश क्यों लिखाया, क्यों, क्योंकि कूलाम के जो नियम है, यानी कि जो कूलाम बल है वो केवल इकाई आवेश के लिए ही है ना। बड़े आवेश पर ले आइएगा तो थोड़ी सी उसमें संशय हो जाएगा, थोड़ा सा संशय आ जाएगा उसमें, होगा कि नहीं होगा, ये चीज हो जाता है यहाँ पर, है ना। चलिए अब देखिए, कूलाम बल, है ना, या कूलाम के नियम, कूलाम बल 10 का पावर -15 मीटर से छोटी दूरी, छोटी दूरी या 10 का पावर -15 मीटर की दूरी, की दूरी की दूरी से, दूरी पर लागू नहीं होते हैं,
लागू नहीं होते हैं। नहीं होते हैं भाई। अब 10 का पावर -15 मीटर और 10 का पावर -15 के उससे छोटी दूरी पर अगर बात की जाए तो वहां पे जो होता है ना स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिशाली नाभिकीय बल जो है ना वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है ना। यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है यानी शक्तिशाली नाभिकीय बल जो होता है ना वो डोमिनेट करने का मतलब वो अप्लाई होना शुरू, वो लगना शुरू हो जाता है। वहां पे कूलाम बल किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये 10 का पावर -15 मीटर से छोटी दूरी या 10 का पावर -15 की दूरी पर 15 मीटर की दूरी पर लागू नहीं होते हैं। हाँ, इससे आप कहीं भी लेके जा सकते हो। आप जैसे मान लो कि इसको जो है 10 का पावर -15 मीटर से लेकर के जहां तक लेके जाओ, है ना, जहां तक बड़े रेंज तक लेके जा सकते हो इसको, आप कहीं भी जा के लेके जा सकते हो, वहां तक ये लग जाएगा। क्योंकि हम पता है, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करने लगता है। इनवर्स स्क्वायर रूल यानी कि व्युत्क्रम के नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम के नियम को क्या कहते हैं? 1/r²। तो दूरी बढ़ाते जाएंगे, बस यही होगा कि बल घटता चला जाएगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे दूरी छोटी होती जाएगी, ये तो सही है कि बल मजबूत होता जाएगा, लेकिन जब उसका भी एक रेंज है कि अगर इससे ज्यादा छोटी दूरी पर गया तो वहां से वो नाभिकीय बल कार्य करना शुरू कर जाता है। ठीक है, वहां पे फिर कूलाम बल का कोई भी मतलब रह ही नहीं जाता है। समझ में बात आ गई सबको? समझ गए बात को, है ना। चलिए अब देखिए भाई, मिट जा, चलो मिट गया। अब नेक्स्ट यानी थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि कूलाम बल के लिए कूलाम बल के लिए आवेशों का स्थिर होना आवश्यक है। होना आवश्यक है। ठीक है, ये है कि अगर कूलाम का जो बल है ना, अगर कूलाम का जो बल है हमारा, वो क्या होगा? वो आपका जो है वो स्थिर होना अनिवार्य है। अगर स्थिर नहीं हुआ तो वो जो है कूलाम का बल कार्य वहां पे नहीं करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि इसके कुछ ये दायरे हैं, है ना। इसके ये कुछ क्या है? दायरे हैं, और इन्हीं दायरों के अंदर में रह करके कूलाम का नियम कार्य करता है, इसके अलावा नहीं। समझ में बात आ गई? चलिए यहां तक तो बातें हो गई। अब यहां से हम लोग बात करेंगे क्या? हम लोग बात करेंगे अब सापेक्ष परावैद्युतांक की। परावैद्युतांक, सापेक्ष परावैद्युतांक की हम बात करेंगे। ठीक, क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जो सापेक्ष परावैद्युतांक हमारा होता है वो कहीं ना कहीं जा करके जो होता है ये हमें बताता है कि अगर हम दो आवेशों को, है ना, निर्वात में रख रहे हैं तो दोनों आवेश एक दूसरे पर किस तरह का प्रभाव डालता है, अर्थात बल कैसा होता है। ठीक, और यदि अगर उसी आवेश को अगर किसी माध्यम में लेकर के चले आए, है ना, तब क्या दोनों के बीच प्रभाव एक दूसरे पे दोनों आवेश डालता है, ये बात पे निर्भर करता है।
ठीक है, उसी को हम लोग सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सापेक्ष परावैद्युतांक हम लोग कहते हैं। क्लियर है। तो चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं सापेक्ष परावैद्युतांक, उसके बाद आगे की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, तो लिखा ये जाता है कि दो आवेशों के बीच लिखना है, दो आवेशों के बीच निर्वात में लगने वाला बल या लगने वाले बल तथा उसी आवेशों के बीच किसी माध्यम में लगने वाले लगने वाले बल के अनुपात को सापेक्ष परावैद्युतांक कहते हैं। सापेक्ष परावैद्युतांक कहते। ठीक है, ये चीज है, समझ में बात आ गई यहाँ पे। चलिए अब देखिए यहां से, अब क्या है कि अगर हम इस आवेश को, है ना, मान लीजिए ये कोई Q1 आवेश है और इसी पे कुछ R दूरी पर आपका जो है Q2 आवेश है। ठीक है, और ये कहाँ है, मान लेते हैं निर्वात में है। कहाँ है, निर्वात में। ठीक है, तो जब निर्वात में रहेगा तो हम इसको F0 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो निर्वात है क्या, तो निर्वात है, तो निर्वात में हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका नाम एप्सिलॉन नॉट है, हमने बताया था, इसको परावैद्युतांक कहते हैं निर्वात में, मुक्त आकाश में, है ना। तो निर्वात कह लीजिए, मुक्त आकाश कह लीजिए, जो मन करे वो कह लीजिए आप। तो यहां से हो जाएगा आपका Q1 इंटू Q2 अपॉन में R²। ठीक, ये हो गया, ये समझ में आई बात आप लोगों को। ठीक, चलिए अब हम इसी आवेश को अगर हम मान लेते हैं किसी माध्यम में रख दिए, Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, और हम इसको R दूरी पर ही किसी माध्यम में, अभी हमने डिसाइड नहीं किया कि कौन सा माध्यम ले रहे हैं, बस हमने माध्यम में रख दिया है ना, हमने किसी माध्यम में रख दिया। तो जब माध्यम में रख देंगे तो F जो होगा M लगा दीजिए, मीडियम का मतलब समझ में आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब नॉट नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि अब हम निर्वात से निकल के बाहर किसी माध्यम में आ चुके हैं, है ना। तो E0 या एप्सिलॉन नॉट जो हम कहते हैं, इसका तात्पर्य है कि ये निर्वात के लिए है ना। तो माध्यम में जब आ जाएंगे तो उसमें हम लोग E0 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे Q1 Q2 बाकी सारी चीजें सेम है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब चूंकि परिभाषा के अनुसार हमारा जो होना चाहिए वो F0 होना चाहिए और अपॉन में FM होना चाहिए। तो
तो यही होगा ही, जो परिभाषा कहती है वही तो लिखेंगे। ई नॉट हो गया, इनटू में कितना बन जाएगा Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और नीचे हम लोग क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन और इनटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। पहली बार में ये दोनों कैंसिल, ठीक। अब इसको ऊपर भेजिए, तो एफ नॉट अपॉन में कितना एफ एम इज इक्वल टू कितना 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो एफ नॉट अपॉन में एफ एम इज इक्वल टू कितना हो गया ई बाई ई नॉट। तो हमने क्या बताया था बताइए, सापेक्ष परावैद्युतांक क्या हमने बोला था कि निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को कहेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे यहां पर एफ नॉट बाई एफ एम को हम लोग क्या मान लेंगे, या तो ई आर मान लीजिए और या तो कप्पा मान लीजिए, इसको कप्पा बोलते हैं, के छोटा सा स्मॉल वाला कप्पा बोलिए इसको, ठीक है। ये चीज है, तो हम जिसका जो मन करे वो हम मान सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें। तो हम इसको हम यहाँ पे ई आर ही मानते हैं, तो ई आर इज इक्वल टू कितना बन गया ई बाई ई नॉट बन गया। समझ गए बात को, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं, तो हमारे लिए यहाँ पे कितना बन गया, अब चाहिए तो आप कप्पा भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। हमने आपको दोनों ऑप्शन दे रखा है, आप दोनों ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। अच्छा, ये क्या दर्शाता है, ये जो है क्या दर्शाता है, आखिर ये इसका तात्पर्य क्या हुआ, लिखने का तात्पर्य क्या हुआ। तो देखिए सापेक्ष परावैद्युतांक जो होता है इसका मीनिंग समझिए। सापेक्ष परावैद्युतांक हमें ये बताता है कि अगर हम दो आवेश को निर्वात में रखते हैं तो उस पे जो बल लगता है F, है ना, उसी आवेश को अगर किसी माध्यम में रखते हैं, है ना, तो उस पे जो बल लगता है वो निर्वात की अपेक्षा कितना गुना कम होता है या कितना गुना ज्यादा होता है। बात समझ में आ रही है, ये बताता है परावैद्युतांक, आपको इसकी जानकारी आपको देगा, ठीक है। ये सारी चीज, तो जैसे जैसे आप क्या, अब जैसे देखो हमारे पास क्या है एफ नॉट एफ एम है, ठीक है। अब एफ नॉट एफ एम है, माध्यम है, माध्यम में भाई एफ नॉट होगा एफ। अब अगर यहां से अगर मान लो कि ये एक स्थिरांक अगर हम कर दिए, अगर दोनों ही समान हो गया, नहीं ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों ही समान अगर हो गया तो क्या हो। अब देखो इसको हम ऐसे एक समझते हैं, एक आपको हम एक बताते हैं, पानी का जो पानी का जो परावैद्युतांक होता है, अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, 80 होता है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, इसको ध्यान से सब समझिएगा, ये एक कांस्टेंट स्थिर वैल्यू है, स्थिरांक है ये, है ना, कांस्टेंट वैल्यू है ये, ध्यान से इस चीज को समझना है, ठीक है, ये चीज है। अब यहां से क्या है, और निर्वात का मान लीजिए या हवा का मान लीजिए, है ना, दोनों का लगभग लगभग सेम ही रहता है। निर्वात का एक मान लीजिए एक होता है हमारे पास, ठीक है, चलिए हमने मान लिया। अब यहां से देखिए, अब मान लीजिए कि एफ नॉट की बात कर रहा है और नीचे एफ एम की बात कर रहा है, ठीक। अब यहां पे ये 80 है और ये आपका निर्वात है तो 1 है ना। अब देखिए यहां पे, अब अगर हम इस चीज को अगर हम गौर से देखें तो जो एफ एम है, ठीक, ये हो जा रहा है एफ नॉट का 1/80, यानी कि मीडियम में जो बल लगेगा, है ना, ये, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/80 एफ नॉट लगेगा। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि मीडियम में जो कूलाम बल लगेगा वो निर्वात के 80
1/80 भाग के बराबर होगा, यानी कम हो गया। यहाँ पे ये चीज देख लिए, है ना। यानी कि पानी की अपेक्षा निर्वात में जो है यही कूलाम बल 80 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि अब भाई अब अगर हम इसको देखें तो F0 तो हमारे पास कितना आ रहा है, 80 FM के आसपास, नहीं ये आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे भी, ऑब्वियस सी बात है। अब अच्छा, जब हम इसमें और भी जाएंगे आगे, जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग इसमें कैपेसिटर यानी संधारित्र वगैरह की जब बात करेंगे, जब उसकी चर्चा करेंगे, तब वहां पे इसका असली यूज समझ में हमें आएगा, परावैद्युतांक का, है ना, वहां पे आएगा इसको, वहां पे इसकी अच्छी सी समझ में आएगी कि जब दो माध्यम के बीच आप कोई कुचालक, बेसिकली ना एक चीज, हम जब डाइलेक्ट्रिक यानी कि जब परावैद्युतांक की बात करते हैं तो कुचालक वस्तु को लगाते हैं, न कि सुचालक। कुचालक वस्तु की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे हम स्थिर आवेश की बात कर रहे हैं, स्थिर आवेश की बात हो रही है। इन सारी चीजों पर ध्यान देने वाली बात है, गौर से सोचने वाली बात है कि हम स्थिर आवेश पे बात करते हैं। और स्थिर आवेश जो होता है, और जो सुचालक पदार्थ होते हैं उसमें आवेश गमन करते रहते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की उसमें उपस्थिति रहती है। इसीलिए उसमें विद्युत धारा का अलग चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ता है, यानी कि आवेश उसमें गमन करते हैं। इसमें आवेश गमन नहीं कर रहे हैं, इसमें आवेश स्थिर है ना। एक एक चीज पॉइंट करने वाली बात है, एकदम गौर से सुनने वाली बात। इसीलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई निर्वात में जो आवेश लग रहा है वो माध्यम के आ जाने से क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, आप कुचालक पदार्थ जितना लगा लो, जैसे कहने का इसको ऐसे समझते हैं ना हम लोग कि मान लो कि हमें किसी ने ढेला मारा, तो जब हमें किसी ने ढेला मारा तो हमें चोट लग गई। हाँ, अब क्या करेंगे, अब हम उसमें क्या करेंगे कि कम्बल ओढ़ लेंगे। अब कोई ढेला मारो, तो अब कोई अगर ढेला मारेगा तो थोड़ा पहले से अपेक्षा थोड़ा कम चोट लगेगा। एक और कंबल ओढ़ लो, फिर ढेला मारेंगे, तो फिर क्या होगा, बाकी दोनों की अपेक्षा उस अब जो है अब थोड़ा और कम फोर्स, यानी कि हमें चोट लगेगी, बल लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि निर्वात में है तो बल अधिक लग रहा है। जैसे जैसे कुचालक पदार्थ यानी कि उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, माध्यम की एंट्री करवा रहे हैं, माध्यम डाले जा रहे हैं, माध्यम जैसे जैसे डाल रहे हैं वैसे वैसे बल कमजोर पड़ता जा रहा है। समझ में बात आ गई, जैसे बल हम पे लगने वाला कमजोर होता जा रहा है, कम चोट लग रही है, तो वही चीज यहाँ पे है। तो ये आपका परावैद्युतांक का मतलब हो जाता है। समझ में बात आ गई सबको, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं लगता है कि कोई आप लोगों को दिक्कत वाली बात होगी यहाँ से, ठीक है। तो आज का ये जो सेशन है, आज का ये जो सेशन है, इसमें हम एक चीज और हमारे पास बच गई, और वो ये बच गई कि सुपरपोजिशन, है ना। यानी कि हम लोग इसको कहते हैं क्या, कि जो हमारे पास रहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, कूलाम के नियम का अंतिम टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। सिद्धांत, तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत आपको ये कहता है कि अगर यहाँ पे कोई एक स्रोत आवेश है, इसके R1 दूरी पर कोई Q1 आवेश है ना, R2 दूरी पर इसका जो है यहाँ पे कोई Q2 आवेश है, ठीक। यहाँ पे हमारे पास R3 दूरी पर कोई इसका Q1 Q3 आवेश है, ठीक। तो यहाँ पे Rn दूरी पर जो है आपका कोई Qn आवेश है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि इस सोर्स यानी इस स्रोत आवेश के द्वारा जो इन सभी आवेशों पर जो बल लगेगा, ध्यान से सुनिएगा, इस स्रोत आवेश द्वारा जो इन सभी आवेशों पर बल लगेगा वो इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होगा, ठीक। हम लिख दे रहे हैं, तो यहां लिखते हैं स्रोत आवेश द्वारा लगाया गया बल
बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के योग के बराबर होता है। ठीक, तो ये आपका जैसे F, अरे रे 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 घसक काहे गया, इधर आ जाओ। अरे यार, ठीक है, ठीक, तो ये आपका हो गया यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड प्लस सो ऑन, है ना। ये आपका जो हो गया अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, समेशन आई इज इक्वल टू 1 नेचुरल नंबर, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, क्या लगाओगे आप इसको, सिंपल सी बात है, के क्यू आई नीचे में RIN का स्क्वायर, ये लगा सकते हो, ये समेशन हो गया सब। RIN जो है नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे समझ में बात आ गई यहाँ पे। तो ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है, इसी को हम लोग, है ना, पढ़ते हैं। तो सभी बलों का योग जो होता है वो अध्यारोपण का सिद्धांत आपका कहलाता है। समझ में बात आ गई, यहाँ से सबको समझ में आ गई होगी बातें। तो ये आपका कूलाम के नियम का जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे स्थिर वैद्युत में, वो एक टॉपिक हो गया आज समाप्त। अब इसके बाद जो है हम लोग विद्युत क्षेत्र पे चर्चा करेंगे, और विद्युत क्षेत्र पे चर्चा करेंगे, फिर उसके भी तरह तरह के अनुप्रयोगों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा इंतजार, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।